हेलो फ्रेंड, आज हम लोग बात करेंगे हड़प्पा सिविलाइजेशन की, हड़प्पा सभ्यता की। तो सबसे पहले इसको बताने के पहले मैं आपको बता दूं कि आज से मैं प्राचीन इतिहास की सीरीज़ दोबारा लेकर के चल रहा हूं और वो सिविल के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, वनडे एग्ज़ाम्स हैं, सभी के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और आज के इस वीडियो में हम तथ्यात्मक बातें कम बल्कि अवधारणात्मक बातें ज़्यादा करेंगे, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स जो हैं वो सूचनाओं को इकट्ठा करते रहते हैं, इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करते रहते हैं, लेकिन सूचनाओं को इकट्ठा करने की एक सीमा होती है। एक समय बाद आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। इसीलिए तथ्यों को रटने के साथ साथ सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो अंडरस्टैंडिंग है। तो समझ के साथ अगर आप पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट बना करके आप पढ़ते हैं, तो चीज़ें आपको याद करने में परेशानी नहीं होगी और लंबे समय तक याद भी रहेंगी। तो हमारा आज का जो वीडियो है वो पूरी तरीके से अवधारणात्मक होगा, कंसेप्चुअल होगा, जहां पर हम हड़प्पा सभ्यता की एक रूपरेखा को समझेंगे, एक अंडरस्टैंडिंग अपने मस्तिष्क पर स्थापित करेंगे। और नेक्स्ट पार्ट से हम उन चीज़ों की बात करेंगे, तथ्यात्मक चीज़ों की बात करेंगे जो आप ज़्यादातर उस पर फोकस करते हैं। और ये जो काम है ये हर एक स्टूडेंट को जरूर करना चाहिए कि पहले किसी चीज़ की रूपरेखा, उसके स्ट्रक्चर को समझना चाहिए। जब आप इसके स्ट्रक्चर को समझ जाएंगे तो बीच की चीज़ों को समझने में आसानी होती है। और इसीलिए हम इसको आज एक अवधारणात्मक तरीके से समझेंगे, एक रूपरेखा आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, और वो जब रूपरेखा आपके मस्तिष्क में बन जाएगी तो बाकी चीज़ें फिर आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करने वाले हैं। ये कुछ पॉइंट्स मैंने बनाए हुए हैं, इन्हीं पॉइंट्स पर मुख्य रूप से चर्चा होगी। आप भी जब भी किसी टॉपिक को पढ़ें, किसी भी सब्जेक्ट के, तो इस तरीके से डिवाइड कर लें, टुकड़ों में डिवाइड कर लें, कुछ पॉइंट्स बना लें। उन पॉइंट्स के हिसाब से आप चीज़ों को पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके खोज की बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई। देखिए, जिस समय हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था, तो अंग्रेज एक समय तो वो व्यापार करने के लिए हमारे देश में आए थे, लेकिन कुछ समय बाद जब हम बात करते हैं 1757 के प्लासी युद्ध की, उसके बाद हम बात करते हैं बक्सर की युद्ध की 1764 में जो होता है, और फिर हमारे देश में जो है एक तरीके से अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। तो आए थे व्यापार को, लेकिन बाद में ये लोग यहाँ पर साम्राज्य स्थापना अपनी करने लगते हैं और धीरे धीरे पूरे भारत में अपना नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। तो अब यहाँ के इतिहास को वो जानना चाहते थे, वो यहाँ के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते थे। उसका जानने के दो हित थे, एक तो औपनिवेशिक हित कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को जान करके धन इकट्ठा कर पाएँ, यहाँ के बारे में जान करके खजानों का पता कर पाएँ, और दूसरा चीज़ ये था कि हम यहाँ के इतिहास के बारे में लिखें। उनके अंदर एक जिज्ञासा थी, और यही दो वजह थी कि बाद में बहुत सारी जगहों का उत्खनन किया जाता है, खुदाई की जाती है। तो शुरुआत यूँ होती है कि एक व्यक्ति था चार्ल्स मेसन, और ये चार्ल्स मेसन का मूल नाम नहीं है। अगर इसके मूल नाम की बात करें तो जेम्स लेविस नाम था इसका, जेम्स लेविस। ये इसका छद्म नाम था, अर्थात कुछ समय के लिए इसने अपना नाम रखा था। और ये इसका मुख्य कार्य क्या था, ये जब 1826 ईस्वी में भारत आता है तो इसका काम क्या था या किस वजह से आया था, तो सिकंदर के स्थलों का पता लगाने के लिए। सिकंदर के स्थलों का, अब ये सिकंदर के स्थल कौन से, ये वो स्थल जहां पर सिकंदर ने युद्ध लड़े थे, तो उन चीज़ों के बारे में जानकारी करने के लिए ये कहा भी जाता है कि एक ब्रिटिश सैनिक था, एक ब्रिटिश सैनिक और एक खोजकर्ता था जो चार्ल्स मेसन अपने आप को कहता है। हालांकि इसका मूल नाम जेम्स लेविस था। 1826 ईस्वी में ये हड़प्पा नामक जगह पर पहुंचता है, अर्थात हड़प्पा में जो टीला था उस टीले के पास ये पहुंचता है। चूंकि ये पहले से ही एक विचार बना करके आया था कि हम सिकंदर के द्वारा लड़े गए युद्धों के जो स्थल हैं उनकी जानकारी हमें लेनी है, इस वजह से इसके मन में पहले से वो विचार थे। और ये जो हड़प्पा का टीला था, इस टीले को भी इसने पोरस और सिकंदर के मध्य लड़ा गया एक युद्ध स्थल समझा, और इतना समझ करके ये जानकारी कुछ दे करके वहां से निकल लेता है, चला जाता है। राइट, अब आगे जब बात करें तो कुछ समय के उपरांत क्या होता है। अब देखिए, ये इतना काम करके चला गया, लेकिन किसी ने इस काम पर कोई खास ध्यान नहीं दिया। हालांकि 1831 ईस्वी में एक बर्न्स करके एक व्यक्ति आता है, अंग्रेज था, क्या नाम था उसका, बर्न्स। ये आता है, ये भी यहाँ पर कुछ खास नहीं पता कर पाता है,
और काफी समय तक तो यही माना जाता रहा कि ये जो टीला है ये जैन और बौद्ध टीला है। ठीक है, ये जैन और बौद्ध कोई स्तूप होगा, कोई उससे संबंधित स्थल होगा, ये माना जाता रहा काफी समय तक। और इस समय जो है इन स्थलों की तरफ किसी ने कोई खास ध्यान नहीं दिया, ये यूं ही चलता रहा। उसके बाद 1853 की बात करें तो 1853 ईस्वी में मुल्तान, जो वर्तमान पाकिस्तान में है, मुल्तान और लाहौर के बीच में रेलवे लाइन बिछाने का काम चल रहा था। और इसकी लंबाई कुल कितनी थी? लगभग 160 किलोमीटर की लंबाई पर रेलवे लाइन बिछाने का काम चल रहा था। और इसी दौरान इसी हड़प्पा नामक टीले से क्या हुआ कि कुछ ईंटें जो हैं वहाँ के मजदूरों ने उठा करके इस्तेमाल की, वहाँ से ईंटें उठा करके ला रहे थे। और ये काम कौन करवा रहा था? विलियम ब्रंटन नाम का एक व्यक्ति था जो यहाँ पर था, उपस्थित था और ये काम करवा रहा था। और इसी दौरान उसे कुछ वस्तुएं मिलती हैं, कहाँ से? हड़प्पा से। कुछ वस्तुएं इसको हड़प्पा से मिलती हैं और इन वस्तुओं को बाद में ये भिजवाता है इसी 1853 में किसके पास? कनिंघम के पास। अलेक्जेंडर कनिंघम, जो कि पुरातात्विक एक सर्वेयर था, सर्वेयर जनरल था, इसके पास जब इन हड़प्पा से निकली वस्तुओं को, कुछ वस्तुओं को कनिंघम के पास भेजा जाता है 1853 ईस्वी में, तो ये कई बार फिर वहाँ पर जाकर के अपना दौरा करता है। अर्थात ये कई बार हड़प्पा नामक स्थल पर जाता है, लेकिन ये जानकारी इकट्ठा नहीं कर पाया, अर्थात कुछ खास जानकारी भी ये नहीं ले पाया, ये आंक नहीं पाया और इसके बाद उसकी तरफ इसने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक माना जाता है और भारतीय पुरातत्व विभाग का जो महानिदेशक था वो बनाया गया था जॉन मार्शल को। किसको बनाया गया? जॉन मार्शल को। जॉन मार्शल ने क्या किया था कि अब इसने जो है कुछ अपना ध्यान जो है हड़प्पा की टीलों की तरफ लगाया और इसी के निर्देशन में सन 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी नामक व्यक्ति ने क्या किया कि हड़प्पा की खुदाई करवाई और तब जाकर के यहाँ पर ही पता चला कि कोई ये नगर था। इसी के एक वर्ष बाद 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने भी एक नगर की खोज की, नगर की खुदाई की, जिसे मोहनजोदड़ो कहा जाता है। तो ये दो नगर जो हैं उस समय खोजे गए दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में हड़प्पा और राखाल दास बनर्जी के द्वारा 1922 में मोहनजोदड़ो नामक दो नगरों की खोज की गई। बाद में एक अंग्रेज हैं जिनका नाम है पिगट ने क्या कहा था कि ये एक विस्तृत साम्राज्य की दो जुड़वा राजधानियां हैं। किसने कहा था? पिगट ने कहा था। ये एक इतिहासकार हैं। जुड़वा राजधानियां, और ये जुड़वा राजधानियां कौन कौन सी? एक हड़प्पा और दूसरी मोहनजोदड़ो, कि एक विस्तृत साम्राज्य के ये दोनों जुड़वा राजधानियां हैं। ऐसा किसने कहा था? पिगट महोदय के द्वारा भी कहा गया है। ठीक है, तो जॉन मार्शल ने जब इन स्थलों की खोज की और फिर उसके बाद ये क्या करता है कि 20 सितंबर 1924 ईस्वी को इसने घोषणा की कि हाँ, यहाँ पर एक बहुत ही प्राचीन एक सभ्यता खोजी गई है। हालांकि पहले अधिकतर अंग्रेज विद्वानों का यह मानना था कि भारतीय जो सभ्यता है वो 400 से 500 साल पुरानी ही है, इससे ज़्यादा नहीं है, ऐसा माना जाता था इनके द्वारा। ठीक है, लेकिन जब इसकी खोज होती है तब पता चलता है कि अरे ये तो बहुत ही पुरानी है। और इसके बारे में एस.एन. रॉय करके एक व्यक्ति हैं, भारतीय इतिहासकार हैं, उन्होंने कहा है कि जॉन मार्शल ने भारत को जहां पाया था उससे 3000 वर्ष पीछे छोड़ा, उसे 3000 वर्ष पीछे छोड़ा। तो हम खोज की बात यहाँ पर देख लेते हैं कि इस तरीके से जो है इन स्थलों की खोज हुई और ये दोनों स्थल जो हैं सिंधु नदी के तट के आसपास ही खोजे गए थे। राइट, आगे अगले पॉइंट की बात करते हैं हम लोग। अगला हमारा पॉइंट है नामकरण, अर्थात इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता कैसे पड़ा या अन्य किन नामों से हम इस सभ्यता को जानते हैं। ठीक है,
जैसे आपको ज्ञात होगा, आप जानते भी होंगे कि हड़प्पा सभ्यता के अन्य नाम भी हैं, जैसे हम इसे सिंधु सभ्यता भी कहते हैं, भी कहते हैं। इसे हम सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं, सरस्वती सभ्यता। इसे हम सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। इसे सिंधु सरस्वती गंगा घाटी सभ्यता भी कहते हैं। तो इस तरीके से हम यहां देखते हैं कि इसके कई सारे नाम मिलते हैं, पर कंफ्यूजन ये हो जाता है कि हम किस नाम को माने अगर हम इसके नामकरण की बात करते हैं तो। ठीक है, अब दूसरी चीज, चूंकि ज्यादातर जो स्थल हैं वो सिंधु नदी के आसपास खोजे गए शुरुआत के दौर की अगर बात करें, ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ कि सरस्वती नदी के समीप ज्यादातर स्थल खोजे गए। तो पहले चूंकि सिंधु सभ्यता के सिंधु नदी के आसपास खोजे गए, जैसे मैप के माध्यम से अगर देखिए तो ये मान लेते हैं कि सिंधु नदी है और यहां से ऐसे गंगा निकली और यहां कहीं बीच में जो है बहती थी सरस्वती, सरस्वती, और ये है सिंधु, इंडस, और ये है गंगा। ठीक है, और यहां से ऐसे यमुना ऐसे निकल जाती है। तो पहले तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों इस सिंधु सभ्यता के आसपास के एरिया में मिले, तो हमने नाम दे दिया कि ये सिंधु सभ्यता है। ठीक है, दूसरी बात कि बाद में जब और खोजा गया तो सरस्वती, जो कि इस समय लुप्त प्राय है, लुप्त हो गई है, इसके आसपास के इलाकों में ज़्यादातर जो ये स्थल हैं इस सभ्यता की वो पाए गए। तो बाद में हुआ कि नहीं भाई, इसका नाम जो है सिंधु सभ्यता ना होकर के इसका नाम सरस्वती सभ्यता होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर जो है सरस्वती घाटी के आसपास ही स्थल मिले हैं। लेकिन अब आगे जब और खोज हुई तो बहुत सारे स्थल जो हैं वो गंगा घाटी पे मिलने लगे। जब गंगा घाटी के आसपास के क्षेत्र में मिलने लगे तो अब ये हुआ कि अभी नहीं भाई, इसको सरस्वती नहीं कहना उचित रहेगा, इसे सिंधु सरस्वती गंगा घाटी कहना चाहिए। लेकिन और इसका जब हम विस्तार देखते हैं, इसके विस्तार की और हम बात करेंगे, इसका विस्तार, इसका फैलाव क्या क्या माना जाता है। तो जैसे अभी भी एग्जाम की दृष्टि से कई बार ये मान लिया जाता है, हालांकि अब ये एकदम कंफर्म नहीं है। जैसे उत्तर में बात करें मांडा, और ये मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। किस नदी के तट पर है ये स्थल? तो ये है चिनाब नदी। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है या सुमेलित करने के लिए भी कह देता है। अगर हम पूर्व की बात करें तो यहाँ पर इसका फैलाव आलमगीरपुर तक माना जाता है, जो कि कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के मेरठ पे है। और ये किस नदी के किनारे है? तो ये जो यमुना की सहायक है हिंडन, उस नदी के किनारे इसको माना जाता है। अगर दक्षिण की बात करें तो दैमाबाद, ये दैमाबाद कहाँ पर है? ये दैमाबाद महाराष्ट्र में है। और किस नदी के तट पर? प्रावरा नदी। ठीक है, प्रावरा नदी। अगर हम पश्चिम की बात करें तो एक जगह है सूतकांगेडोर, सूतकांगेडोर। सूतकांगेडोर जो जगह है वो बलूचिस्तान में है। कहाँ? बलूचिस्तान। और ये किस नदी के किनारे है? तो दाश्क नदी। तो ऐसा माना जाता है कि इस सभ्यता का जो विस्तार है, जो फैलाव है, वो इस तरीके से है। हालांकि अब ये कॉन्सेप्ट भी धीरे धीरे खत्म होने जा रहा है, क्योंकि इसके नीचे और जब जाएंगे तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भी इस सभ्यता के जो अवशेष हैं, इस सभ्यता के जो वस्तुएं हैं, उनको खोजा जा रहा है। इन स्थलों में भी ये चीज़ें मिली हुई हैं, तो इसका विस्तार और भी ज़्यादा माना जा रहा है। हालांकि अभी भी आप कम से कम इतना तो जरूर जानकारी रखिए कि इसका विस्तार जो है वो ये माना जाता है। ठीक है, तो ये नामकरण की बात जो है वो कैसे आई? चूंकि सिंधु सभ्यता पहले कहा गया, फिर सरस्वती सभ्यता कहा गया, फिर सिंधु सरस्वती सभ्यता कहा गया, फिर सिंधु सरस्वती गंगा घाटी सभ्यता कहा गया। लेकिन बाद में ये हुआ कि भाई अब ऐसा करते हैं कि जब इसके स्थल यहाँ तक मिल रहे हैं तो बड़ी समस्या है इसके नामकरण की, तो क्यों ना जो पहला स्थल मिला है और पहला स्थल हड़प्पा था, तो उसी के नाम से हम इस सभ्यता का नाम रख देते हैं। तो वर्तमान में हम कह सकते हैं कि सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से, हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से ही जानते हैं। राइट, तो ये भी एक जो है डाउट आपके मन से निकला होगा। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की।
हम बात करेंगे अब इसके नगर योजना की, किसका नगर आयोजन कैसा था। चूंकि ये एक नगरीय सभ्यता है तो हमने 2 पॉइंट क्लियर किए, एक नामकरण और खोज। तीसरा पॉइंट जो है वो है नगर योजना। तो सबसे पहली बात तो दक्षिण एशिया की अगर बात करें तो दक्षिण एशिया की पहली नगर योजना थी, इसकी पहली नगरीय सभ्यता थी। दक्षिण एशिया की पहली नगरीय सभ्यता, इसको हम नाम दे सकते हैं। और इसे नगरीय क्रांति का नाम किसके द्वारा दिया गया है, तो गार्डन चाइल्ड के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? गार्डन चाइल्ड के द्वारा इस सभ्यता को नगरीय क्रांति का नाम जो है वो दिया गया है। ठीक है। अब नगर योजना में एक चीज और कि क्या इसके नगर की बनावट कैसी थी, इसको देख लेते हैं। देखिए, ग्रिड पद्धति, ये समकोण पर काटते थे। जैसे नगर योजना कैसी थी, ग्रिड पद्धति पर या समकोण। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं कि ये रास्ते हैं, ये रास्ता गया ऐसे, ठीक है, फिर यहां से फिर ये रास्ता गया ऐसे, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर ये जो जगह है ये क्या है, यही मकान है। इस तरफ ऐसे 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 हम कर लेंगे तो ये मकान है, बीच से ये रास्ते हैं, ठीक है, बीच से ये रास्ते ऐसे गए हुए हैं। इस तरीके से जो है, जैसे चेस बोर्ड होता है ना, शतरंज का जो बोर्ड होता है, उस तरह के जो है नगरों की बसावट थी, नगरों को बसाया गया था। ये चीज़ हम पाते हैं जब अध्ययन करते हैं, जब खोजा गया तो। ठीक है। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट और क्या है, एक तो नगरीय सभ्यता थी, नगरीय क्रांति जो है गार्डन चाइल्ड के द्वारा कहा गया, ग्रिड पद्धति पर मकान बने हुए थे। ठीक है। अब जो अगली बात है वो ये है कि इसके जो नगर हैं वो कितने भागों में थे। तो कितने भागों में थे, तो सामान्यतः 2 भागों में पाए जाते हैं। एक जो था उसे हम ऊपरी नगर कहते हैं, ठीक है, और दूसरा जो था जिसे हम निचला नगर कहते हैं। निचला नगर और ऊपरी नगर। जो ऊपरी नगर था वो दुर्गीकृत था, ठीक है, वो दुर्गीकृत था, अर्थात एक तरीके की बाउंड्री जो है वो बनाई गई थी। ये बाउंड्री चोरों से बचने के लिए बनाई गई होगी या और अन्य चीज़ों से बचने के लिए, बाढ़ से बचने के लिए भी हो सकता है इसको बनाई गई हो। तो ये ऊपरी नगर का जो था क्षेत्र था, ऊपरी नगर जो था वो दुर्गीकृत था, लेकिन निचला नगर जो था वो दुर्गीकृत नहीं था। ऐसा माना जाता है कि यहाँ जो पुरोहित वर्ग के लोग थे, जो उच्च कुल के लोग थे, उच्च कुलीन जो व्यक्ति थे, वो यहाँ पर रहा करते होंगे। निचले नगर पे सामान्यतः सभी लोग जो हैं वो रहते होंगे। यहाँ पर जो शिल्प काम करने वाले हैं, जो सैनिक हैं, वो निचले नगर में रहते होंगे। सामान्यतः हम इस तरीके की नगर योजना पाते हैं। लेकिन कुछ स्थल ऐसे हैं जैसे हम बात करें कालीबंगा की, पहले हम बात कर लेते हैं धौलावीरा की। ठीक है, धौलावीरा इसका अपवाद है। धौलावीरा में ऊपरी नगर, ठीक है, फिर मध्यम, मतलब इसको आप ऐसे समझिए कि 3 संरचनाएं थी। ऊपर संरचनाएं तो 2 थी सिर्फ, ठीक है, ये ऊपरी वाला और ये नीचे वाला, निम्न वाला। यहां पर क्या था कि ऊपरी नगर, मध्यम और निचला नगर। यहाँ की संरचना धौलावीरा के इस तरीके से पाई जाती है, अर्थात इस सामान्य जो नगरीकरण था उससे कुछ विशिष्ट जो है यहाँ का नगरीकरण हमें देखने को मिलता है धौलावीरा का। ठीक है। आगे जब हम बात करते हैं, जैसे यहाँ दुर्गीकरण की बात की गई कि यहाँ 4 दीवारी हुआ करती थी, तो इसी तरीके के एक स्थल है कालीबंगा, ये राजस्थान में है। कालीबंगा की बात करें तो यहाँ क्या था कि ऊपरी नगर और निचला नगर, ऊपरी नगर और निचला नगर जो है वो अलग अलग दुर्गीकृत हैं। यहाँ पर क्या था कि अलग अलग दुर्गीकृत हैं। लेकिन जब हम लोथल की बात करें तो लोथल में क्या था कि ये ऊपरी नगर और जो निचला नगर था, अर्थात जिसे हम पश्चिमी और पूर्वी कह सकते हैं, वो एक साथ दोनों दुर्गीकृत थे। हम ये भी पाते हैं, ठीक है, हम ये भी पाते हैं कि ये एक साथ दुर्गीकृत थे। अच्छा, क्या कोई ऐसा भी स्थल था, हड़प्पा सभ्यता का कोई ऐसा भी नगर था जो दुर्गीकृत, जिसका नहीं था, जिसका दुर्गीकरण नहीं किया गया था, जिसके आसपास किसी भी तरीके की कोई बाउंड्री नहीं थी? तो हाँ, बिल्कुल एक जगह है चन्हुदड़ो में किसी प्रकार का कोई दुर्गीकरण नहीं, ठीक है, कोई दुर्गीकरण नहीं।
कोई दुर्गीकरण हम नहीं पाते हैं चंदोदड़ों में। तो सामान्यतया इस तरीके की स्थिति थी, ऊपरी और निम्न, लेकिन धौलावीरा में ऊपरी, मध्यम और निचला नगर पाया गया है। कालीबंगा में क्या है कि ऊपरी और निचला नगर दोनों अलग अलग दुर्गीकृत है, दोनों अलग अलग बाउंड्री में है। लोथल की बात करें, दोनों एक ही बाउंड्री के अंतर्गत है, ऊपरी और निचला नगर। चंदोदड़ों में किसी प्रकार की कोई बाउंड्री यहाँ के नगर में नहीं पाई जाती है। ये हमने बात की नगर योजना के बारे में। ठीक है, आगे हम लोग अब बात करते हैं कि भवन तथा इसकी निर्माण सामग्री क्या हुआ करती थी। ठीक है, इसके भवन कैसे थे उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, अगर हम भवन निर्माण की, ये पॉइंट हो गया क्लियर। अब हम भवन की बात करें तो भवन का निर्माण जो है दो प्रकार से किया जाता था। हम देखते हैं कि भवन निर्माण में कच्ची ईंटों व मिट्टी का प्रयोग भी पाते हैं और पक्की ईंटों का भी प्रयोग हम देखते हैं। ठीक है, अब जैसे कच्ची मिट्टी या कच्ची ईंटों का प्रयोग किस क्षेत्रों में पाया गया है? ये जो जलोढ़ क्षेत्र थे, जलोढ़ क्षेत्र का मतलब है जहां पर जो है मिट्टी थी, समतल भूमि थी, जहां पर नदियों के द्वारा बहा करके पानी मिट्टी लाई जाती थी। जहां पर कंकरीली और पथरीली मिट्टी नहीं थी तो वहां की उस मिट्टी का इस्तेमाल करके कच्चे ईंटों का मकान और कच्ची मिट्टी का मकान जो है वो बनाया जाता था। लेकिन जहां पर अब यहाँ हम एक चीज़ और देखते हैं कि जहाँ की मिट्टी में कंकड़ पत्थर ज़्यादा थे तो ऐसे में उन पत्थरों का इस्तेमाल करके भी जो है वो मकान बनाए गए हैं। अर्थात पत्थरों का इस्तेमाल भी यहाँ पर हम देखने को पाते हैं अगर हम भवन की बात, निर्माण की बात करें। अब क्या इनके छत कैसे थे? तो इनके छत क्या हैं कि जैसे ये दीवार है, ठीक है, ये दीवार है। अब इन दीवारों पे क्या होता था कि इस तरीके से सरकंडे लगाए जाते थे। ठीक है, जैसे आजकल भी कच्चे मकानों में इस तरीके से लकड़ी लगाई जाती है, ऊपर से मिट्टी डाल करके इसको पाट दिया जाता है। तो इस तरीके की छत जो है वो हम देखने को पाते हैं इस सभ्यता में। अगर हम बात करें छतों की, क्या इनके फर्श पक्के थे? तो हाँ, कहीं कहीं पर फर्श पक्के भी मिले हैं और पक्की ईंटों के द्वारा इन फर्शों को बनाया गया था। तो पक्के फर्श भी देखने को हम पाते हैं अगर बात करें भवनों की। तो अगर ईंटों की बात करें तो इसकी मोटाई, चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या था? 1:2:4। इस अनुपात की ये ईंटें हुआ करती थी। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर तो छूटा जा रहा है। एक सवाल ये है कि क्या सीढ़ियाँ थीं? जैसे आज पाई जाती हैं तो क्या सीढ़ियाँ थी? तो हाँ, यस, सीढ़ियाँ पाई जाती थी। तो जब सीढ़ियाँ थी तो सीढ़ियाँ क्यों बनाई जाती थी? हो सकता है कि दो मंजिला मकान भी हो। तो हाँ, ये बात भी एकदम क्लियर है कि 2 मंजिला मकान भी पाए गए हैं, 2 मंजिला मकान भी हुआ करते थे और इसी वजह से इन सीढ़ियों का निर्माण भी किया जाता था। बात करते हैं सड़कें तथा नालियों की। ठीक है, अब हम बात करेंगे सड़कें व नालियों की। तो सड़कें जो हैं, जैसे मैंने पहले भवन के बारे में बताया कि सड़कें भी समकोण पर काटती थी, इस तरीके से समकोण पर काटती थी। पहले भी मैंने बताया कि कैसे कैसे होती थी सड़कें वो। नालियों की बात करें, अब देखिए यहाँ जो ये मकान है, इन मकानों के बारे में हम खास बात क्या देखते हैं? ज़्यादातर सामान्य जो बात है वो हम क्या देखते हैं कि इसके पीछे जो छोटी छोटी गलियां हुआ करती थी, इन मकानों के पीछे गलियां, तो इन मकानों के जो खिड़कियां हैं वो गलियों की तरफ खुलते थे। अर्थात मुख्य सड़क की तरफ ना खुल करके खिड़कियां जो हैं वो गलियों की तरफ खुलती थी। लेकिन इसका अपवाद अगर देखें, एक्सेप्शन क्या है, तो लोथल इसका अपवाद है। लोथल इसका अपवाद है। लोथल में खिड़की और दरवाजे जो हैं वो मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे, ना कि गलियों की तरफ खुलते थे। लेकिन ज़्यादातर जो जगहों पर हैं वो खिड़कियां जो पीछे की जो गलियां थी उनमें खुलती थी, मुख्य सड़क की तरफ नहीं खुलती थी। ठीक है, नालियों की बात करें तो नाली व्यवस्था या जल निकासी व्यवस्था, दुनिया की सर्वोत्तम जल निकासी व्यवस्था हम यहाँ पर देखने को पाते हैं। पक्की नालियाँ हुआ करती थी, मोरियों का इस्तेमाल किया जाता था यहाँ पर। और कई जगहों पर तो हम ये पाते हैं कि लकड़ी को खोखला करके, लकड़ी के तने को खोखला करके भी नालियों का निर्माण किया गया था। और ये सीवर लाइन की व्यवस्था भी थी, अर्थात पक्की नालियों का इस्तेमाल जब किया गया तो वो उनको दबा दिया गया नीचे से, ऐसा भी हम देखते हैं। और ये भी कहा जाता है कि 19वीं सदी के जो लंदन और पेरिस शहर हैं, 19वीं सदी के लंदन और पेरिस शहर में जिस तरीके की नालियाँ नहीं थी, वैसी नालियाँ सैंधव सभ्यता के लोग
इस्तेमाल करते थे, उस तरीके की नालियाँ वहाँ पर बनी हुई थी। अर्थात अगर देखें कि स्वास्थ्य और सफाई के बारे में जितना जागरूक सिंधु सभ्यता के लोग थे, उतना तो जागरूक आज भी लोग नहीं मिलेंगे। तो इतना ज़्यादा जागरूकता, हालांकि बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, स्वच्छता अभियान, भारत स्वच्छता अभियान, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि उतना ज़्यादा सफाई के लिए जागरूकता अभी भी नहीं आ पाई है जितना, ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है, जितना सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सफाई को लेकर के जागरूक थे, अलर्ट थे। ठीक है, तो ये और एक चीज़ खास बात ये है कि ये जो नालियां हैं ये मुख्य नाले पे एक जाकर के खुलती थी। नगरों की जितनी भी नालियां हैं वो जाकर के एक मुख्य नाले पर गिरती थी, और ये नालियां जो हैं वो कवर्ड रहती थी, वो ढकी हुई नालियां रहती थी। ऐसा नहीं कि बदबू जो है वो आई या ये नालियां बज आती रही हों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये नालियां ढकी रहती थी, अंडरग्राउंड रहती थी, और ये मुख्य नाले पर जाकर के खुलती थी, और वो भी नगर से बाहर। तो हम ये भी चीज़ें देखने को पाते हैं इस सभ्यता में। ठीक है, अच्छा, सड़कों की अगर बात करें तो सड़कों की चौड़ाई क्या पता है कितनी रही होगी? तो ऐसा माना जाता है कि इन सड़कों की जो चौड़ाई है वो 9.15 मीटर के करीब थी। करते हैं इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें और हैं, जैसे कि इसी भवन निर्माण की अगर बात करें तो, और सड़क एवं नालियों की बात करें, जो हम पॉइंट यहाँ पर ये पढ़ रहे हैं दोनों, तो अब ये जो नालियां बनती थी तो इन नालियों का कनेक्शन कहाँ से होता था? इसका मतलब है कि क्या स्नान घर होता था? तो बिल्कुल, घरों में स्नान घर भी होता था। इन स्नान घरों में पानी कहाँ से इस्तेमाल होता था? तो इन स्नान घरों में पानी जो है वो कुओं से इस्तेमाल होता था, और ये कुएं प्रत्येक घर में देखने को मिलते हैं, और इसी वजह से मोहनजोदड़ो को सिटी ऑफ वेल भी कहा जाता है। किसको? मोहनजोदड़ो को सिटी ऑफ वेल भी कहा जाता है। हो सकता है इन कुओं का पानी ऊपरी दूसरी मंजिल पे पहुंचाया जाता रहा होगा, और ये कुआं उसी घर के आंगन में स्नान घर के बगल में हुआ करते थे, ऐसा भी हम पाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक खास चीज़ है, और इन्हीं स्नान घर का जो पानी है वो नालियों के माध्यम से फिर नाले तक जाता था, और ये नालियां जो हैं बाकायदा ढकी हुई रहती थी। तो ये चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इस सभ्यता से संबंधित है। तो यहाँ की जल निकासी और जल नियोजित जो व्यवस्था है वो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एक तरीके की व्यवस्था हम मान सकते हैं, हम इसको कह सकते हैं। ठीक है कि तो आगे हम लोग बात करते हैं शिल्प और उद्योग की। क्या यहाँ कोई उद्योग था? तो बिल्कुल, अगर सिंधु घाटी सभ्यता के उद्योग की बात करें तो सूती वस्त्र उद्योग इनका मुख्य उद्योग था। ठीक है, ये मेन उद्योग था, सूती वस्त्र उद्योग। अब जब सूती वस्त्र उद्योग था, इसका मतलब कपास का उत्पादन होता होगा। बिल्कुल, कपास का उत्पादन होता था यहाँ पर। ठीक है, और इसके अलावा अगर बात करें तो जैसे मनके बनाने के कारखाने भी हैं, मृदुभांड बनाने के कारखाने भी हम पाते हैं। ठीक है, मिट्टियों के बर्तन जो हैं उनको मृदुभांड बोलते हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो सीप होती हैं, सीप व हाथी दांत, सीप व हाथी दांत के आभूषणों का निर्माण भी होता था, आभूषणों का निर्माण भी होता था। इसके अलावा जो मुहर हैं, मुहरे हैं, उनका भी निर्माण होता था, तथा जो बाँट हैं उनका भी निर्माण होता था। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ शिल्प और उद्योग भी होता था। ठीक है, ये मुख्य मुख्य चीज़ें हैं जिनका निर्माण, जिनका उद्योग यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे। आगे हम बात करते हैं व्यापार तथा वाणिज्य की। तो व्यापार कैसा था? विकसित था। व्यापार बहुत ही विकसित था, लेकिन कच्चे माल की समस्या थी। तो कच्चा माल हर एक जगह उपलब्ध नहीं हो पाता था, तो इस वजह से इनको दूसरी जगह से मंगाना पड़ता था। जैसे उसका एक उदाहरण हम देखते हैं कि एक जगह है खेतड़ी, और ये खेतड़ी कहाँ पर है दोस्तों? ये राजस्थान में है। ये किस लिए फेमस है? ये तांबा के लिए फेमस है, और आज भी फेमस है। तो इस तांबे का आयात सैंधव सभ्यता के लोग कहाँ से करते थे? खेतड़ी नामक जगह से ये तांबा मंगवाते थे। अच्छा, सोना कहाँ से मंगवाते थे? तो सोना ये दक्षिण भारत से आयात किया करते थे। ठीक है, ये दक्षिण भारत से ये आयात किया करते थे सोना। क्या ये तो आंतरिक व्यापार की बात हो गई, ये तो आंतरिक व्यापार की बात हो गई। क्या इनका व्यापार बाहरी
सभ्यताओं से भी था? तो बिल्कुल, इनका व्यापार जो है बाहरी सभ्यताओं जैसे कि मेसोपोटामिया से भी देखा गया है। तो अब ये मेसोपोटामिया से इनका व्यापार होता था, ये हम कैसे जाने, कैसे हमको जानकारी मिली? तो इसकी जानकारी तभी मिल सकती है जब मेसोपोटामिया की कुछ वस्तुएं हमारी हड़प्पा सभ्यता में मिले और हड़प्पा सभ्यता की कुछ वस्तुएं जब मेसोपोटामिया की सभ्यता में मिले, तभी तो हम कह सकते हैं कि हाँ, दोनों के बीच में लिंक था, दोनों के बीच में व्यापार होता था। तो हाँ, ऐसा है। अगर हम बात करें लोथल की, अगर हम बात करें कालीबंगा की, तो लोथल और कालीबंगा से फारस की मोहर मिली है, फारस की मोहर मिली हुई हैं। ये प्रूफ है कि हाँ, इनका व्यापार जो है वो फारस के साथ होता था। ठीक है, लोथल एक जगह ऐसी है जहाँ पर डाक यार्ड था, बंदरगाह था एक तरीके का। ठीक है, तो इन जगहों पर ये चीज़ें मिली हैं। अब बात यह है कि वहाँ की चीज़ें तो यहाँ मिल गई, क्या भारतीय चीज़ें वहाँ पर मिली हैं? तो बिल्कुल, मेसोपोटामिया में हमारे भारत की मोहरें और वहाँ पर जो है मृदुभांड है कुछ, वो वहाँ पर पाए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ की मोहरें वहाँ पर मिली हैं, वहाँ की मोहरें यहाँ पर मिली हुई हैं। इसके साथ साथ एक और प्रमाण दिया जाता है कि अक्काड वंश का एक शासक था, अक्काड वंश, इसका एक शासक था सारगांव, सारगांव इसका शासक था। इसने अपने मेसोपोटामिया के उर नगर पे 3 जगहों की बात की है। ये उर प्रांत रहा होगा, इस पे 3 जगहों की इसने बात की है कि हाँ, 3 जगहों से व्यापार होता था। एक होता था दिलमुन से, एक होता था माकन से, और एक जगह थी मिलुहा जहां से व्यापार होता था। और ये उर और विश 2 जगहें हैं जो कि मेसोपोटामिया सभ्यता से रिलेटेड हैं। तो उर में ये 3 जगहें बताई गई हैं, दिलमुन, माकन और मिलुहा। अगर हम दिलमुन की बात करें तो इसका संबंध बहरीन से जोड़ा जाता है। माकन की बात करें तो इसका संबंध वर्तमान में ओमान से जोड़ा जाता है। मिलुहा की बात करें तो वर्तमान में इसका संबंध सैंधव क्षेत्र से जोड़ा जाता है, सिंधु सभ्यता के क्षेत्र से जोड़ा जाता है। तो अब ये मिलुहा के जो लोग हैं वो सूती वस्त्र ले जाते थे, सीप और उसके मिट्टी के जो बर्तन हैं, मृदुभांड हैं, और हाथी दांत के जो आभूषण हैं वो वहाँ पर मिले हुए हैं। और ऐसा कहा गया है कि मिलुहा के जो लोग हैं, मिलुहा में जो है हाथियों का व्यापार होता था, ये भी बोला गया है। और जो कपास की गांठें हैं उनका भी व्यापार देखने को मिलता है। ऐसा कहा गया है कि ये जो दिलमुन है ये उगते सूरज का देश है। हाँ, और मिलुहा के बारे में कहा गया है कि हाथियों का क्षेत्र है, हाथियों का राज्य है, ऐसा बोला गया। तो इस मिलुहा का संबंध सैंधव क्षेत्र से लगाया जाता है। तो इस आधार पर ये मान लिया जाता है कि मेसोपोटामिया जो है वो एक तो समकालीन सभ्यता थी और मेसोपोटामिया से सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार हुआ करता था। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है हमने की व्यापार तथा वाणिज्य के बारे में। आगे हम लोग बात करते हैं कि अगला टॉपिक यहाँ पर अगला पॉइंट दिया गया है मोहरें। ये मोहरें क्या हैं दोस्तों? ज़्यादातर लोग जो हैं मोहरों को ये समझते हैं कि एक प्रकार की ये धातुओं की मुद्राएं होंगी, है ना। जैसे बहुत सारी कहानियों में होता है कितनी मोहरें राजा ने उनको दी, अपने सेनापति को। तो ये वो मोहरें नहीं है जिनको हम मुद्रा मानते हैं। ये मोहरें क्या हैं जो आप देखते होंगे कि कई जगह पर डॉक्यूमेंट्स में मोहर लगाई जाती है। ठीक है, तो अब इन मोहरों का उपयोग क्या था? ठीक है, हालांकि ये मोहरें तो बनती भी थी भारत में, इनके कारखाने भी थे उस दौरान, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान, हमने बताया भी। ठीक है, तो इनका उपयोग क्या था वो जान लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये कपास की बोरी है। ठीक, इस कपास की बोरी को हमें मेसोपोटामिया पहुंचाना है, तो सबसे पहले कहां जाएंगे? लोथल। ठीक है, लोथल क्या था? बंदरगाह। इस बंदरगाह पे अपना सामान लेके जाएंगे और इसी बंदरगाह के माध्यम से मेसोपोटामिया या फारस, आज का जो इराक और ईरान का एक क्षेत्र है, वहां पर पहुंचाना है। तो अब इसकी पहचान कैसे होगी कि ये बोरी किसकी है, इस बोरी में क्या है, ये कहाँ जाएगी? तो इसलिए इस मोहरें जो हैं वो गीली मिट्टी लगा करके यहाँ पर उसका निशान लगाया जाता था। ठीक है, यहाँ पर उसका निशान लगाया जाता था। इसका फायदा क्या था? इसका फायदा था कि एक तो ये इस बोरी का प्रतिनिधि कौन है उसकी जानकारी, इस बोरी में कोई छेड़छाड़ हुई है या नहीं हुई है। अगर यहाँ की मिट्टी निकल गई तो इसका मतलब इसके साथ छेड़छाड़ की गई है। ठीक है, इसमें क्या है और ये किसको भेजा जा रहा है,
इसकी जानकारी भी होती थी। जैसे मान लो मुख्य जो व्यापारी है, जो मुखिया है, वो अपने कुछ लोगों को भेजे, प्रतिनिधियों को भेज दे, वो खुद ना जाए तो उसको प्रूफ तो चाहिए ना, ठीक है, उसको जानकारी तो चाहिए कि हाँ, और साथ साथ में जिसने मंगाया है उसको भी तो प्रूफ चाहिए कि बोरी के साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं हुई है, खोला नहीं गया है। तो इस वजह से इन मोहरों का ज़्यादातर जगहों पर इस्तेमाल होता है। जैसे आपने पशुपति नाथ की मोहर भी आपने पढ़ी होगी, पशुपति नाथ की मोहर भी देखने को मिलती है। इसी तरीके की बहुत सारी मोहरें जो है वो मिलती हैं। जैसे हम बात करें अपने यहाँ की तो बेलनाकार मोहर जो है वो कालीबंगा से प्राप्त होती है। और ये बेलनाकार मोहर जो है कहाँ की थी, ये मेसोपोटामिया सभ्यता से जुड़ी हुई थी। तो वहाँ की मोहरें हमारे यहाँ मिली हैं, यहाँ की मोहरें वहाँ हमारे उनके देश सभ्यता में मिली हुई हैं। और यही एक बात है जो कि हम समझते हैं कि इन दोनों का संबंध आपस में कोरिलेशन था, ठीक है। तो मोहरों का इस्तेमाल कैसे किया जाता था इसके बारे में आपने जानकारी हासिल कर ली। आगे बात करते हैं इसकी लिपियों के बारे में। चूंकि हम बहुत ज़्यादा तथ्यात्मक बातें नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सारी की सारी जो तथ्यात्मक बातें हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बिल्कुल करने वाले हैं। यहाँ सिर्फ एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रखा जा रहा है। अगली बात करेंगे हम लिपि की, कि भाई लिपि कैसी थी। तो इसके लिपि में कुल मिलाकर के 250 से लगभग 400 जो हैं वो चित्र पाए गए हैं, ठीक है, चित्र पाए गए हैं इसकी लिपि में। तो इसका मतलब क्या, इसकी लिपि चित्रात्मक है? हाँ बिल्कुल, इसकी लिपि जो है सिंधु घाटी सभ्यता की, हड़प्पा सभ्यता की कैसी है, चित्रात्मक है। और संक्षिप्त जो है वो लाइनें पाई गई हैं। जैसे सबसे लंबा जो लेख है, सबसे लंबा लेख वो कितने अक्षरों, कितने चित्रों का है, 26 चित्रों का। सबसे लंबा लेख जो है वो 26 चित्रों का पाया गया है। इससे जितने भी लेख हैं वो सभी छोटे हैं, ठीक है। चित्रों के माध्यम से अपनी भावनाओं को ये व्यक्त करते थे, इसलिए कई बार इसको पुरातत्वविद भाव चित्रात्मक भी इसको बोल देते हैं, ठीक है, भाव चित्रात्मक भी बोल देते हैं। ज़्यादातर जो चित्र हैं वो यू आकार में पाए गए हैं, ठीक है, ये भी आपको याद रखते रहना है। तो कितने चित्र पाए गए, 250 से लेकर के 400 चित्र जो है पाए गए हैं। इसकी लिपि को भाव चित्रात्मक कहा जाता है। और ये लिखावट इसकी कैसी थी, कई जगह पर हम देखते हैं कि दाएं से जो है वो बाएं इसको लिखा गया है। जैसे चित्र बने हुए हैं ऐसे गए हैं और ऐसे ऐसे सिमट गए हैं यहाँ पर, तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि दाएं से बाएं लिखा गया है। कई जगह पर हम पाते हैं कि इसी लिपि को जो है बाएं से दाएं भी लिखा हुआ पाया जाता है। तो ऐसे में जो पुरातत्वविद हैं वो आपस में जो है इस पर बहस कर लेते हैं, डिबेट हो जाती है। तो फिर कहा गया कि हो सकता है बाएं से दाएं और दाएं से बाएं दोनों लिखते हों। तो इस प्रकार की शैली को, लिपि को हम ब्रूस्टोफैडन लिपि कहते हैं। क्या नाम देते हैं, ब्रूस्टोफैडन लिपि। तो हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी, ब्रूस्टोफैडन लिपि थी। तो हमने ये लिपि के बारे में जानकारी हासिल की। अब हम आगे बात करते हैं मापतौल या बाट के बारे में। हाँ, एक चीज और जानते रहिए कि इस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। हो सकता है इस लिपि को पढ़ लिया जाए तो और भी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएं, स्पष्ट हो जाएं। खैर देखते हैं आगे आने वाले समय में क्या होता है, इस लिपि को पढ़ा जाता है या नहीं पढ़ा जाता। हम बात करते हैं मापतौल की या बांटों की। तो इसके बांट जो हैं चर्ट पत्थर के पाए जाते थे। किस पत्थर के, चर्ट पत्थर के। इनका आकार कैसा था, इनका आकार था घनाकार, ठीक है, इनका आकार था घनाकार। ये 2, 4, 8, 16, 32, 64 इस तरीके के गुणज में इन बांटों को रखा गया था। इसके अलावा अगर हम माप पैमाना की बात करें, पैमाना जिसे स्केल बोलते हैं, ये स्केल किस चीज़ का मिला है, हाथी दांत का स्केल मिला है। इसका भी पैमाना क्या था, इसका पैमाना था 16, 32, 64 वाला, ठीक है, 16, 32, 64 वाला पैमाना हम देखने को यहाँ पर पाते हैं। तो बाट जो हैं वो इस पैमाने पे हैं और चढ़ पत्थर के हैं, घनाकार हैं। पैमाना स्केल जो है वो हाथी दांत का है। और ये जो पैमाना है वो कहाँ से पाया गया है दोस्तों, लोथल नामक जगह से ये पैमाना देखने को मिलता है। तो हमने इसके मापतौल के बारे में जानकारी की, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं क्या इनका कोई धर्म था, क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का कोई धर्म था। तो ऐसी कंफर्म जानकारी तो नहीं मिलती है कि इनका कोई एक धर्म था, ठीक है। हालांकि कुछ चीज़ें मिली हुई हैं जिनके आधार पर हम अनुमान भर लगा सकते हैं। जैसे पुरोहित की मूर्ति, ठीक है, पुरोहित की मूर्ति। जैसे पशुपति
पशुपतिनाथ की मोहर मिली है, जिसके आसपास क्या है, कुछ जानवर बने हुए हैं। तो कहा जाता है कि पशुपतिनाथ है, ये पशुओं के देवता हैं। और इन्हीं को बाद में आदिशिव की भी संज्ञा दी जाती है कि हाँ ये शिव है। तो इस तरीके से हिंदू धर्म से इसको रिलेट किया जाता है, वैदिक धर्म से इसको रिलेट किया जाता है। पुरोहित जो है, अब कई जगह पर अग्निकुंड, अग्निवेदिकाएं जैसी चीज़ें मिली हैं, अग्निवेदिकाएं। हालांकि बहुत सारे पुरातत्वविदों का ये मानना है कि ये जो है वो चूल्हे हैं, ना कि अग्निवेदिकाएं हैं। ठीक है, तो अग्निवेदिकाएं भी मिली हुई हैं। इसके साथ, जिनको हम हवन कुंड भी कह सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ मातृ देवी की प्रतिमा, मातृ देवी की प्रतिमा, और एक मूर्ति ऐसी मिली हुई है जिसके गर्भ से जो है एक पौधा उगते हुए दिखाया गया है। तो इसका संबंध जो है पुरातत्वविद वो जोड़ते हैं ऋग्वेद से, कि ऋग्वेद में भी इसी तरीके की उर्वरा की देवी की बात की गई है। तो ये जो है कहीं ना कहीं आर्यों से रिलेटेड है, वैदिक धर्म के लोगों से ये रिलेशन इसका बनाया जाता है। और यही कहा जाता है, इसीलिए आपने सुना होगा कई बार कि जो सनातन धर्म की बात की जाती है, और आजकल तो और ज़्यादा हो रही है कि हम सनातनी हिंदू हैं। तो सनातनी हिंदू वो यही से रिलेट करते हैं कि जब सिंधु सभ्यता के लोग वहाँ हम पाते हैं कि मातृ देवी की प्रतिमा है, उससे उसको उर्वरा की देवी माना गया है, अग्नि वेदिकाएं हवन कुंड माने गए हैं। तो ये हवन करने का जो कर्म कांड है वो हिंदू धर्म में ही है। ठीक है, पुरोहित कहाँ पर पाए जाते हैं? हिंदू धर्म में, तिलक लगाए हुए। ठीक है, पशुपतिनाथ जिनको आदिशिव कहा जाता है, ये हिंदू देवता हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि हिंदू धर्म सबसे पुराना है, जिसे हम सनातन धर्म कह सकते हैं। और चूंकि हर एक सभ्यता से पुरानी सभ्यता हमारी भारतीय सभ्यता है, जिसे हड़प्पा सभ्यता नाम दिया जाता है। इस वजह से इस देश में एक डिबेट है सनातनी हिंदू धर्म की कि हम सनातन हिंदू धर्म है, इसकी रक्षा करो, ये खत्म होने वाला है। ऐसे आप बहुत सारे समाचार जो हैं वो सुनते होंगे। हालांकि ये चीज़ें जो हैं एकदम कंफर्म नहीं है कि इनके आधार पर हम ये कह सकें कि हाँ ये पूरी तरीके से हमारा देश जो है शुरुआत से ही हिंदू धर्म को मानने वाला था। कुछ साक्ष्य हैं मिलते हैं जिनके आधार पर हम ऐसा कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये हमने बात की इसके धर्म के बारे में। तो धार्मिक चीज़ों के बारे में कुछ खास नहीं कहा जा सकता। अलग अलग जगहों से अलग अलग प्रकार के जो कर्मकांड हैं वो देखने को मिलते हैं। ताबीज जैसी चीज़ भी हम देखते हैं। ताबीज जैसी चीज़ अर्थात जादू टोना भी होता था, अर्थात जादू टोना करने वाला ओझा भी रहता होगा, जो क्या करता होगा, ओझागिरी करता होगा। तो ये चीज़ें भी हम देखने को पाते हैं। हालांकि ओझागिरी की बात करें, ताबीज़ की बात करें तो हिंदू धर्म में भी है और मुस्लिम धर्म में भी है। तो हम पूरी तरीके से ये तो बात सिद्ध नहीं कर सकते हैं कि हिंदू धर्म में ही की चीज़ें ही यहाँ पर हैं। तो ऐसा एकदम कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि ये सभ्यता किसी विशेष धर्म से रिलेटेड थी। ठीक है, आइए हम आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं शवाधान की। क्या शवों को दफनाया जाता था या उनको गर्तों में, गड्ढों में गाड़ दिया जाता था? तो गाड़ा जाता था, उनको गाड़ दिया जाता था या दफना दिया जाता था, ये एक समस्या है। तो शवाधान की अगर बात करें तो जैसे शवाधान इंपॉर्टेंट कैसे हैं? शवाधान से हम उस समय की सामाजिक स्थिति के बारे में, धार्मिक स्थिति के बारे में और आर्थिक स्थिति के बारे में जान सकते हैं। सामाजिक स्थिति के बारे में कैसे जानेंगे? कि जिस व्यक्ति का शव है वो कैसे, उसके पास कौन सी चीज़ें रखी गई हैं। ठीक है, तो उससे उसकी सामाजिक स्थिति का पता चलता था। अगर बहुत सारे महंगे आभूषण उसके शव के साथ दफनाए गए हैं, ठीक है, तो इससे पता चलता था कि ये व्यक्ति उच्च कुल का हो रहा होगा। एक दूसरी चीज़, अगर शव को जलाया गया है तो अलग स्थिति है, अगर उसे गाड़ा गया है तो अलग स्थिति है। तो ये दोनों चीज़ें मिली हैं, अर्थात गाड़ने के भी कब्रिस्तान भी मिला हुआ है और जलाने के साक्ष्य भी मिले हुए हैं, ऐसा भी माना जाता है। धार्मिक स्थिति का पता चलता है इससे। जलाने, जैसे आजकल जो है गाड़ने का जो काम है कब्रिस्तान, वो ईसाई में धर्म भी है और मुस्लिम में भी है। जलाने का काम जो है हिंदू धर्म में होता है शवों को। तो धार्मिक स्थिति के बारे में भी यहाँ पर पता चलता है, हालांकि एकदम क्लियर नहीं होता। आर्थिक स्थिति का पता कैसे चलता है? आर्थिक स्थिति का पता ये चलता है कि जिस शव के पास ज़्यादा आभूषण, महंगे आभूषण उस समय के रखे गए होंगे, ठीक है, तो उससे पता चलता है कि ये व्यक्ति जो है इसकी आर्थिक स्थिति अच्छी रही होगी। इसके साथ साथ और क्या पता चलता है कि पुनर्जन्म जैसी चीज पर विश्वास ये लोग करते होंगे, तभी तो शव के साथ में
तभी तो ये 100 के साथ में जब गाड़ते थे उसको, तो उसके साथ में सारी वस्तुएं जो हैं वो रख देते थे जो उसको प्री रहती होंगी महंगी महंगी, ताकि जब दोबारा इसका जन्म हो तो इनको वस्तुएं ये मिल जाए। ऐसा भी अनुमान हम लगा सकते हैं शवों के बारे में। हालांकि जब हम मिस्र के बारे में पढ़ते हैं, मिस्र के पिरामिडों के बारे में, ममीज़ के बारे में पढ़ते हैं, तो हम पाते हैं कि वहाँ जो है वहाँ की कैसी राजसी व्यवस्था थी, कैसे राजा वहाँ के हुआ करते थे, उसके बारे में जानकारी मिल जाती है हमको। अब हम बात करते हैं इसके पतन के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस महत्वपूर्ण विश्व की सबसे प्राचीन, विश्व की सबसे बड़ी इस सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, इस पर भी बहुत ज़्यादा डिबेट है। बहुत सारे लोग अलग अलग मत देते हैं। जैसे हम मार्टिमर व्हीलर की बात करें या गार्डनर चाइल्ड की बात करें, तो इन्होंने कहा कि इस सभ्यता का पतन जो है आर्यों के आक्रमण की वजह से हुआ, अर्थात आर्यों ने आक्रमण किया, इस वजह से इस सभ्यता का पतन हो गया। और इसका जो है साक्ष्य इन्होंने दिया कि जो 100 एक जगह पाए गए हैं, बहुत ही श्रद्धाहीन तरीके से वो पड़े हुए हैं, अस्त व्यस्त तरीके से पड़े हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर आक्रमण हुआ होगा, इनको मारा गया होगा, इसलिए ऐसा है। ठीक है। और इसके साथ साथ ये क्या जोड़ते हैं, इसका संबंध जो है वो ऋग्वेद से जोड़ते हैं। जैसे कि ऋग्वेद में इंद्र को क्या नाम दिया गया है, पुरंदर, और पुरंदर का अर्थ है पुरों को तोड़ने वाला, अर्थात गढ़ों को नष्ट करने वाला। तो अब ये गढ़ों को इसने कहा कि ये हड़प्पा हैं, ये हड़प्पा के स्थल हैं, और इसको नष्ट किसने किया, पुरंदर ने। और ये पुरंदर कौन है, ये इंद्र देवता हैं, और ये आर्यों के देवता हैं। ये किसके देवता हैं, आर्यों के। तो इस आधार पर इन्होंने ये लिंक जोड़ा कि आर्यों ने आक्रमण किया होगा, इसी वजह से ये जो स्थल है इसका, ये जो नगर है इसका पतन हो गया। यूरोपिया करके एक जगह भी एक शब्द भी है जो मिलता है ऋग्वेद में, जिसका संबंध वो हड़प्पा से जोड़ते हैं। तो इस तरीके से मार्टिमर व्हीलर और गार्डन चाइल्ड ने ये कहा कि आर्यों के आक्रमण की वजह से इस सभ्यता का पतन हो गया। हालांकि बाद में बहुत सारी खोजें हुई, तब इन्होंने अपनी इस गलती को स्वीकार किया और इन्होंने कहा कि ये मेरा सिर्फ एक कयास भर था, बल्कि ये सच्चाई नहीं है। अब हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बस इतना बताएंगे कि वर्तमान में मत क्या है। वर्तमान मत की बात करें तो ऑरेल स्टाइन का जो मत है कि इस सभ्यता का पतन जो है वो जलवायु परिवर्तन की वजह से हुआ होगा। हालांकि हर एक जगह का पतन एक जैसी प्राकृतिक घटना की वजह से नहीं हुआ होगा, या एक जैसी घटना से सभी स्थलों का तो नहीं हो सकता पतन ना। कहीं पर बाढ़ आई होगी, कहीं पर हो सकता है आग लग गई हो, कहीं पर हो सकता है भूकंप आ गया हो। तो ओवरऑल इन्होंने एक नाम दे दिया जलवायु परिवर्तन, जिसकी वजह से इसका पतन हुआ होगा हड़प्पा सभ्यता का। और यही जो है सर्वमान्य मत है। यही क्या है, सर्वमान्य मत है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से ही हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ होगा। तो इस तरीके से हमने मोटा मोटी एक जानकारी हासिल की, एक खाका खींचा अपने मस्तिष्क में, ताकि नेक्स्ट वीडियो से जब हम हड़प्पा सभ्यता के काल निर्धारण की बात करेंगे, वहाँ हम विधिवत एकदम बात करेंगे, व्यापक तरीके से अध्ययन करेंगे, तो हमको समझने में चीज़ों को ज़्यादा समस्या ना हो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।